Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. आज की इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक को लेकर आए हैं। अभी तक जो हम रेगुलर वीडियोस बनाते थे उसमें हम किसी भी एक एकेडमिक्स के टॉपिक को उठाते थे, चाहे वो मैथ्स का होता था, स्टैट्स का होता था, इकोनोमेट्रिक्स का होता था। आज की इस वीडियो से हम नेट के लिए स्ट्रेटेजी सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। यानी कि जो नेट है, यानी कि यूजीसी नेट या एनटीए नेट भी जिसको बोलते हैं, एनटीए कंडक्ट कराता है। हमें ये समझना है कि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम या उससे पहले किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बुक लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से सोर्सेस हमको रेफर करने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेट की प्रिपरेशन है, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 3 से 4 फेज लगते हैं। यानी कि पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद में सिलेबस से एक्विंटेंसेस होते हैं, सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम किस तरीके से उसमें आगे एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन को करते हैं। तो फेज 1 में यानी कि सबसे स्टार्टिंग में हमको किस तरीके से नेट के लिए प्रिपेयर करना है, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। आज की इस वीडियो का जो मेन हाईलाइट होगा वो होगा कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, उसके बाद में हम बुक लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, एक होलिस्टिक जितना भी एक इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए रिक्वायर्ड है नेट, हम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है, आई हैव क्लियर जेआरएफ इन 2021, जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। मेरे एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप इजीली जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो हमें जो समझना है जेआरएफ का, नेट के एग्जाम का स्ट्रक्चर को समझना है। नेट के पेपर में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 कॉमन होता है जो कि हर एस्पिरेंट को देना होता है। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये हमारा नेट है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा जनरल पेपर होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं वो सबको देना होता है। इस पेपर में हमको 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, लॉ, जो भी आपका पेपर है जिसमें आपने मास्टर्स की हुई है, जिस एक स्पेसिफिक डोमेन में आपने मास्टर्स की है, वो हमारा पेपर 2 होता है। इसको आप खुद से चूज करते हैं और ये हमारा जनरल पेपर नहीं होता है, ये हमारा स्पेसिफिक पेपर होता है। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 200 मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो हमारी ओवरऑल रैंकिंग लगती है वो 300 मार्क्स से लगती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है या फिर पेपर 1 का इंपॉर्टेंस नहीं है। पेपर 1 के मार्क्स भी मेरिट में जुड़ते हैं और पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। केवल पेपर 2 के दम पे आप जेआरएफ तो नहीं कर सकते हैं। तो पेपर 1 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 किस तरीके से हमको टैकल डाउन करना है वो आज की वीडियो में हमको समझना है, ठीक है। लेट्स से पेपर 2 जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स का है, मैंने भी इकोनॉमिक्स में क्लियर किया है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको अपना टारगेट सेट करना है, सेट योर टारगेट रियलिस्टिक, ठीक है। अब जो मैं कह रही हूँ कि अपना टारगेट जो है वो रियलिस्टिक रखना है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, इस एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। वो सडनली वहीं पे हमको पता चलता है कि ऐसी भी कोई थ्योरी इकोनॉमिक्स में है, उससे पहले हमको नहीं पता होता है। तो इट्स ए वास्ट ओशियन, सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट और बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना टारगेट रियलिस्टिक किस सेंस में रख सकते हैं? टारगेट रियलिस्टिक रखने का सेंस मेरा ये है कि आप कट ऑफ्स को देखिए। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का लेके चलती हूँ, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कभी भी 75% से ऊपर नहीं गया एंड बहुत रेयर चांसेस है कि 75% से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 75% का टारगेट रख सकते हैं। अगर आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से करते हैं या फिर एससी एसटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर सकते हैं 75%, ठीक है। अब लेट्स से हमको ओवरऑल 300 मार्क्स है हमारे पास और हमारा टारगेट है 75%, तो 300 का 75%, ठीक है।
225 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे 225 मार्क्स हमें चाहिए, हमारे लिए मैटर नहीं करता कि पेपर सेकंड से हमको इतने मार्क्स मिलने या पेपर 1 से, क्योंकि पेपर 1 भी स्कोरिंग है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है। तो हम इन टारगेट्स को जो है पेपर 1 और पेपर 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि आप टारगेट रखिए कि आपको दोनों पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देना है। पेपर 1 जो है हमारा, वो उसमें भी हम 75% स्कोर करने का टारगेट रख सकते हैं। पेपर 2 जो है हमारा, हम उसमें भी 75 स्कोर करने का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। यानी कि हम इसमें एवरेज रखेंगे कि हमको इसमें 75 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने हैं, और हम इसमें रखेंगे कि हमको अप्रोक्सीमेटली 37 यानी कि समवेयर बिटवीन 35 to 40 क्वेश्चन हमको इस पेपर में करेक्ट करने हैं, और 75 to 80 क्वेश्चन हमको सेकंड पेपर में करेक्ट करने हैं, ताकि हम इजीली जेआरएफ को क्लियर करके आए। पहला ये पॉइंट था कि टारगेट जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक रखना है। आपको ये टारगेट नहीं रखना है कि मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन सही करने हैं, या फिर मेरे को 50 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप पूरा का पूरा पेपर सही नहीं कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप अटेम्प्ट पूरे पेपर कर सकते हैं, अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। सेकंड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपना एक गोल बना लिया कि हमको 75% करेक्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है टारगेट रियलिस्टिक में, हमारा जो डेली टारगेट है और जो मंथली टारगेट है वो हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि आपकी 10 यूनिट्स हैं जो आपको कवर करनी है, और जो 10 यूनिट्स आपको कवर करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा होलिस्टिक और बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक्स हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ये टारगेट लेके बैठ जाएं कि मेरे को एक हफ्ते में एक यूनिट खत्म करनी है। लेट्स से आपने टारगेट किया कि मेरे को एक हफ्ते में माइक्रो निपटाना है, तो वो प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है, वो रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, क्योंकि माइक्रो मैक्रो इन सब टॉपिक्स को फिनिश करने में टाइम लगता है। आप ओवरनाइट कोई भी एक टॉपिक पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा टारगेट रखिए जो कि आपके लिए फीजिबल हो। अगर वो टारगेट आपके लिए फिजिबल ही नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या होगा, आप डेली डेली टारगेट सेट करेंगे, आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। रैदर देन आपको ये करना चाहिए कि पूरी माइक्रो नहीं, मैं माइक्रो में जो एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसको अच्छे से एक हफ्ते में फिनिश करूंगा। अगर आपकी कैपेसिटी आप उसको एक हफ्ते में फिनिश कर सकते हैं तो एक हफ्ते में कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें एक हफ्ते से ज़्यादा के टाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम रखिए। हर किसी की अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करें तो आपका कम से कम टाइम लगे। लेट्स से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपने एक हफ्ता पढ़ा, एक हफ्ता पढ़ने के बाद में आपने उसके नोट्स बना लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको एक हफ्ता नहीं लगना चाहिए, 2 या 3 दिन में जो आपका टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप डेली टारगेट या मंथली जो आपका शेड्यूल है उसको इस तरीके से बनाएं कि वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो, ठीक है। और टॉपिक के नोट्स साथ साथ बनाते रहें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एंड टाइम पे आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तो आप पढ़ते जा रहे हैं, पर एग्जाम से 1 महीने पहले आपके रिवीजन में बहुत दिक्कत आएगी। और नोट्स होने चाहिए वो खुद के नोट्स होने चाहिए। आप खुद चीज़ों को पढ़िए, समझिए और फिर उस हिसाब से नोट्स बनाइए। तीसरा जो हमारा रियलिस्टिक टारगेट का पॉइंट है, उसमें एक आता है हमारा जो हम स्केड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल फिक्स स्केड्यूल बना लेते हैं कि हमको 6 घंटे पढ़ना है, हमको 8 घंटे पढ़ना है, या फिर हमको आज इतना फिनिश कर देना है। आप लॉन्ग रन में इतना नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप हर दिन का एक डे में आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। आप गोल बेस्ड स्टडी कीजिए, आप टारगेट डिसाइड कीजिए कि इस दिन में मेरे को ये वाला टॉपिक कवर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गोल बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे और आवर्स बेस्ड स्टडी करेंगे ना, तो यू माइट एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग। एक स्केड्यूल जो होगा उसमें आपका होना चाहिए कि आज मुझे इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक फिनिश करना है, तो आज आप इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक फिनिश कीजिए। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपने गोल्स को डिसाइड नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गोल्स हैं आप उनको रियलिस्टिकली सेट करें। और ये हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, किसी का भी कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। मेरे लिए जो टारगेट इजी हो सकता है वो किसी के लिए टफ हो सकता है,
और जो मेरे लिए टफ हो सकता है वो किसी के लिए ईजी हो सकता है। तो ये आपको खुद ही करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस। ठीक है, डजंट मैटर कितनी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई है, नो मैटर आपने कितने ज़्यादा ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास कितना इजी ऐप्स का एक्सेस है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस। पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको डेली बेसिस पे देखिए। आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि आपको जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर आपको सिलेबस बाय हार्ट याद नहीं है ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सिलेबस ही आपको डायरेक्शन देगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेबस आपको डायरेक्शंस देंगे। ठीक है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस उठा के देखें तो उसमें है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर है उसमें प्रोडक्शन थ्योरी, फिर उसमें वेलफेयर, ऐसे करके उसके 10 पॉइंट हैं, 10 या 12 पॉइंट हैं। ठीक है, जो कि माइक्रो के अंदर कवर है। तो आपको माइक्रो की बुक्स में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपको सिलेबस बताएगा। और सिलेबस का सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इंडियन इकोनॉमी को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। बट प्रिंट आउट निकालिए जितना जल्दी पॉसिबल है, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे उसको एक सेट हमेशा रखिए। और पढ़ने से पहले या फिर आपकी एक दिन की सेटिंग पूरी हो जाए तो सिलेबस को देखिए, डेली सिलेबस को देखिए। देन ए टाइम विल कम कि जो आपका सिलेबस है वो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। और जब सिलेबस आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा ना तो इट विल क्रिएट ए ह्यूज ब्लेसिंग टू यू। ठीक है, क्योंकि अब आपको बार बार नहीं जाके देखना है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप जब आपको सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा ना तो बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। आपको पता होगा कि ये टॉपिक मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। देखिए, हमें ओशियंस ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रेलेवेंट पढ़ें। रेलेवेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। और रेलेवेंस क्या डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि ये रेलेवेंट है या नहीं? रेलेवेंट आपका डिसाइड करता है सिलेबस। जो भी सिलेबस में गिवन है वो रेलेवेंट है, जो भी सिलेबस में गिवन नहीं है वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट जो इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मास्टर्स लेवल पे पढ़ाए जाते हैं पर वो नेट में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है, जो कि आपने किया है, अगर आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मास्टर्स में अगर आपके पास एक टॉपिक रहा होगा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें एरो का हेल्थ केयर चॉइसेस भी पूछे जाते हैं, एरो का जो हेल्थ केयर मॉडल है वो भी पूछा जाता है मास्टर्स में। लेकिन जब आप इसकी नेट के देखेंगे सिलेबस तो नेट में ऐसा कुछ नहीं है, हेल्थ केयर का कोई मॉडल नहीं है, एजुकेशन सेक्टर का कोई मॉडल नहीं है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है वो नेट में नहीं पूछी जाती है, जबकि मास्टर्स में पढ़ाई जाती है। तो आपको वो नहीं पढ़ना है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट अगर आपसे नेट में नहीं पूछा जा रहा है तो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी पर रुक जाना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट था कि टारगेट जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट था कि जो सिलेबस है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। आपको जिस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो आपको सिलेबस बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। जिस तरीके से समझना है इस चीज को समझ लीजिए, बट सिलेबस आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए, कितनी यूनिट है, किस यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जा रहा है। मेक श्योर यू रिमेंबर एवरीथिंग। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सिलेबस हमको यह बताता है कि डायरेक्शन क्या है, हमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर पढ़ना है, यह हमको सिलेबस ने बताया। लेकिन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमको कितनी डिटेल में पढ़ना है वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको क्या बताएंगे, इंटेंसिटी, डेप्थ कितना रखना है किसी भी जो टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि सिलेबस में गिवन है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हम उस पर एक डेडिकेटेड सेशन भी लेकर आएंगे, कैसे पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरीके से हम इनको क्लियर कर सकते हैं, या फिर एक सही तरीका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का ताकि आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमको पढ़ना है। तो अब आप देखिए कंज्यूमर बिहेवियर में एक टॉपिक होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो टॉपिक है मैं पूरा का पूरा सेशन उसी पे फोकस करके आपको समझा दूंगी। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व हमारा टॉपिक है
हमको सिलेबस से पता चला कि हमको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इंडिफरेंस कर्व में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जब आपने ग्रेजुएशन किया था या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, मास्टर्स किया, उसमें आपने टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़े हैं। उसमें जब आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़े तो उसमें पढ़ा था सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, न्यूट्रल गुड्स, ब्लिट्स पॉइंट, इतना सब कुछ किया है। तो आप जब पेपर को देखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है इंडिफरेंस कर्व की, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको इंटेंसिटी क्या रखनी है अपनी प्रिपरेशन की। अगर हम हिग्स के या स्वेस्टी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो उसमें ज्यादा डिटेल में पूछा ही नहीं जाता है नेट के एग्जाम में। उसमें बस ये पूछते हैं स्वेस्टी का जो प्राइस इफेक्ट है वो किस किस में डिकम्पोज होता है, तो वो इनकम इफेक्ट में होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता है। तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, उनको बहुत डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर यूनिट को किस तरीके से अप्रोच करना है उसको लेकर वीडियो बनाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने डेप्थ रखनी है, और उसके अलावा हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे सेशंस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर बीच में कोई भी आपको डाउट आता है इस वीडियो को देखते वक्त तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उस क्वेरी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें ये पता चल जाएगा कि हमको क्या कितनी इंटेंसिटी के साथ किस टॉपिक को पढ़ना है, हमको किस सब्जेक्ट में कितनी इंटेंसिटी चाहिए। हमको वेलफेयर इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो उसमें हमें वेलफेयर फंक्शन जो पढ़ने हैं, हमको किस लेवल का माइक्रो पढ़ना है, किस लेवल का मैक्रो पढ़ना है, किस लेवल का हमको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, वो सब गाइडेंस हमको कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आपसे 100 में से 20 क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं ना, तब भी हर दिन बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, केवल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सोल्यूशन देखिए। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखिए कि इसका राइट आंसर क्या है। और जो जो टॉपिक आप सिलेबस के साथ कवर करते हुए चले जाएं उनको आप फिर साथ साथ करते हुए चले जाइए। लेट्स से आपने कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो टॉपिक खत्म कर लिया है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं लेट्स से 2020 का, तो आप उसमें से देखिए कि जितना आपने पढ़ा है कि आप उसमें से कर पा रहे हैं। अगर आपने लेट्स से कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा और उससे 2 क्वेश्चन आए और आपने 2 ही क्वेश्चन बना लिए, तो यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव करना है। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम जो भी टॉपिक्स हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है या फिर जिनके कुछ अच्छे सोर्स नहीं है, उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम यूनिट वाइज भी कवर कर लेंगे, बट फिलहाल मैं होलिस्टिकली बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। बुक लिस्ट अब हमको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए हमको कौन सी बुक रिकमेंड करनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम एच.एल. आहूजा को रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम अगेन एच.एल. आहूजा को कर सकते हैं। लेकिन देखिए एच.एल. माइक्रो में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे कि नेशनल इनकम है, उसको आप चाहें तो 12th की एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12th का जो नेशनल इनकम है उसको भूल गए हैं, जो कि जनरली भूल जाते हैं, हमने 12th में पढ़ा है, उसके बाद में कुछ बच्चों के पास 12th में भी इकोनॉमिक्स नहीं था, तो आप उसको एच.एल. आहूजा से 12th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और बाकी के जो टॉपिक है वो एच.एल. आहूजा से पढ़ सकते हैं। तीसरी जो हमारी बुक है मैथ्स, ठीक है, यानी कि जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए.सी. च्यांग एक बुक आती है जो कि बहुत लिक्विड मैनर में लिखी हुई बुक है। अगर आपका 11th-12th में आपने नहीं भी मैथ्स को पढ़ा है, आपको कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तब भी ये बुक आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये बुक समझ में नहीं आती है तो आप इग्नू के जो नोट्स हैं वो रेफर कर सकते हैं। इग्नू के जो नोट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट रिटन नोट्स हैं, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए नोट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप इग्नू के मार्क्स के नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो इसी में आपके स्टैट्स भी कवर हो जाता है। ठीक है, इग्नू की जो बुक्स है उसमें 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में जो पहले 3 ब्लॉक हैं वो हमारे मैथ्स के हैं और बाकी के जो 2 ब्लॉक हैं उसमें वो स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो इन एंड वे आपका मैथ्स और स्टैट्स दोनों इसी से रेडी हो जाता है। बट अगर आप मैथ्स के लिए ए.सी. च्यांग को रेफर करना चाहते हैं आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इग्नू जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है। इवन इग्नू का जो मटेरियल है वो यूपीएससी में भी रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि हम पीपल डू टेक इग्नू वेरी लाइटली।
इग्नू को बहुत लाइटली लेते हैं लोग, बट इसके मटेरियल्स, इसके प्रोफेसर्स, दे आर रियली ग्रेट। ठीक है, तो अगर आप एसी चियांग के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप इग्नू को, जो उसके नोट्स हैं इग्नू की वेबसाइट्स पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एसी चियांग पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स इन केस आप एससी गुप्ता से पढ़ सकते हैं, और अगर आपने स्टैट्स मैथ्स इग्नू से पढ़ा है तो स्टैट्स आपका यहीं पे कवर हो जाता है। स्टैट्स के साथ ही हमारा एक सब्जेक्ट आता है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप अगेन दामोदर गुजराती, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। मैथ्स और स्टैट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उसमें जो दामोदर गुजराती की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अगेन अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आई वुड रिकमेंड इग्नू। इग्नू के जो आपके मैं कोड लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा, MECE001। ये जो कोड है इग्नू में, ये इकोनोमेट्रिक्स का कोड है। आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आपने इग्नू का कंटेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इकोनोमेट्रिक्स पे बहुत अच्छे से कमांड बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आप दामोदर गुजराती को फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गुजराती भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बट नेट के लिए जितना सफिशिएंट है वो MEC001 में मिल जाएगा। मैथ्स की जो बुक इग्नू में लगी हुई है वो है MEC103। ये जो दोनों बुक हैं ये साइट्स पे फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, आपको इग्नू की साइट पे जाना है, जस्ट डाउनलोड देम एंड स्टार्ट रीडिंग देम। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में कंफर्टेबल हैं तो अपने फोन लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो एंड टेक द प्रिंट आउट। इसके बाद में फिफ्थ जो है हमारा वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए दो बुक हैं, AP थ्रिलवॉल, ML झिंगन। ये दो बुक हैं जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक हैं। आप इनमें से किसी को भी पढ़ सकते हैं, जिस भी बुक के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उस बुक के साथ जा सकते हैं। AP थ्रिलवॉल, ML झिंगन या फिर कोई और एक ऐसा सोर्स है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस किसी और सोर्स से बेटर कवर हो सकता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की कोई एक पर्टिकुलर एक अच्छी बुक मार्केट में नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों में से किसी एक बुक के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 जो हमारा टॉपिक है दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स की जो बुक रिकमेंड है दैट इज HL भाटिया। ठीक है, और उसके बाद में मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ दो बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो हमारी बुक है मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से गिवन है, लेकिन HL भाटिया जो गिवन है वो इंडियन ऑथर ने लिखी है और हम इंडियन एग्जाम दे रहे हैं, तो जो इंडियन की गवर्नमेंट डेप्ट्स हैं, डेप्ट को कैसे रिडम्पशन किया जाता है, डेप्ट मैनेजमेंट, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, वो सब हम HL भाटिया से अच्छे से समझ सकते हैं। और पब्लिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो हम मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव से समझ सकते हैं, जैसे कि सैमुअलसन की पब्लिक चॉइस थ्योरी है। सैमुअलसन ने पब्लिक गुड्स को किस तरीके से बताया था कि उनको किस तरीके से प्राइसिंग करनी चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट हम मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव से बेटर समझ सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको इसमें लगता है कि कोई डाउट है तो आप इग्नू की भी रेफर कर सकते हैं, इग्नू बहुत सारी चीज़ों में अच्छा काम करता है। 7th जो हमारा है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए तो एक बुक है सैल्वाटोर, जो कि बाइबल कंसिडर की जाती है, तो आप सैल्वाटोर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो है वो एक बुक आती है, 200-250 पेजेस की बुक आती है, बहुत छोटी, बहुत लिक्विड, बहुत अच्छी बुक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की SP गुप्ता। आप वहां से कवर कर सकते हैं जितने भी टॉपिक आपको रिलेवेंट लगे, और आप उस बुक को 3-4 दिन में कवर कर लेंगे। 3-4 दिन में उस बुक को एज ए स्टोरी पढ़ लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ईजिली हो जाएगा मनी एंड बैंकिंग, उसमें कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। 9th जो हमारा है वो है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। देखिए इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो 2 उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपने माइक्रो अच्छे से किया है तो उसमें कुछ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक आ जाएंगे, और अगर आपने पब्लिक इकोनॉमिक्स अच्छे से किया है तो वो भी टॉपिक वहां पे आपका जो है ओवरलैप्स कर जाते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स से। मेन जो इसमें इशू आता है लोगों को वो आता है डेमोग्राफी के साथ। ठीक है, डेमोग्राफी में क्या है कि जैसे लाइफ टेबल है या फिर जो डेफिनेशंस हैं
डेमोग्राफी के जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोर्टालिटी हो गया, लाइफ टेबल कैसे बनाना है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब जो है डेमोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका कोई मुझे एक फिक्स सोर्स नहीं पता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको क्या किया था, मैंने उसकी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद में मैंने उनके नोट्स बना लिए थे। तो यू कैन डू द सेम, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल और यूट्यूब, क्योंकि इसका एक ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं है डेमोग्राफी का, तो मैं उसमें कोई रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। हमारा लास्ट जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, उसकी इंपॉर्टेंस समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे कवर करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सब स्टैटिक है, उसमें आपको थ्योरीज पढ़नी है और आपका काम हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी नेट के पेपर का एक ऐसा पेपर है जो कि डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो इवॉल्व होता रहता है पेपर, यानी कि आज के क्वार्टर में हमारी सिचुएशन अलग है इकोनॉमी की, नेक्स्ट क्वार्टर में अलग होगी। तो इंडियन इकोनॉमी को कवर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि मास्टर्स में सब लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो जो भी आपने मास्टर्स में इंडियन इकोनॉमी पढ़ा आप उसको ही पढ़िए, उन्हीं नोट्स को रखिए, या मास्टर्स में जो भी सोर्स आपने रखा, आपने बुक से पढ़ा, आपने खुद के नोट्स बनाए या आपने यूट्यूब वीडियो से पढ़ा, मास्टर्स की सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। किस चीज के साथ? करंट अफेयर्स के साथ। यानी कि जब मैंने आपको कहा था कि सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और मैंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत हेल्प देगा, तो अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस पता है और अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप ये पता लगा लें कि ये जो मेरा टॉपिक है ये मेरे इंडियन इकोनॉमी के किसी एक टॉपिक में जा सकता है, तो आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ें, उस न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ें। जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं जो आपने मास्टर्स में पढ़े या फिर कहीं से भी पढ़े, और जिसने मास्टर्स में नहीं पढ़े इंडियन इकोनॉमी, वो आप ऑनलाइन नोट्स खरीद सकते हैं या फिर इग्नू बेस्ट है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है इग्नू रेफर कीजिए, तो आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन उसको सब्सटेंशिएट कैसे करना है? एक न्यूज़पेपर से, नेशनल लेवल का कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए और जो सिलेबस आपको याद है आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो न्यूज़ है जो हमने आज पढ़ी है वो किस तरीके से हमारे सिलेबस से कनेक्ट होती है। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद में बजट कवर करना है। मैं बता देती हूँ जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बजट को रखना है, इकोनॉमिक सर्वे को रखना है और गवर्नमेंट स्कीम्स। इन चार चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्टैटिक के साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे साल में एक बार आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च होती रहती हैं। मैं इसमें डिटेल सेशन भी लेके आऊंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है उसका डिटेल डिस्कशन करें तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। मैं ब्रीफ एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट की आयुष्मान योजना है। तो आयुष्मान योजना क्या है? काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो अगर हमारी कंट्री का या किसी भी इकोनॉमी का हेल्थ जो अच्छा होता है तो वो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान गवर्नमेंट की स्कीम, वो हमारे जो इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ है, यानी कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट या फिर हेल्थ, उसके अंदर जाता है। तो इस tariके से हमको देखना होगा कि कोई भी न्यूज़ जो आ रही है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस से कहाँ से कनेक्ट होती है। आपको न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवेंट्स की न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर उठाइए और उसमें से पिक कीजिए कि जो न्यूज़ है उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है और आप उसको कवर कीजिए। ये हमारी डिटेल्ड बुक लिस्ट हो गई, डिटेल स्ट्रेटेजी हो गई। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें कि प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब तक आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो हमारे जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए आपको पढ़ना है, आप डे 1 से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं? करंट अफेयर्स पे देखना चाहते हैं या हम टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करें टॉपिक्स पे? जो भी स्ट्रेटेजी सेशंस आप देखना चाहते हैं आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शंस को रीड करूंगी, रीड करने के बाद 1 week 2 weeks later I will come with the next video. Till then, thank you so much. If you like the video, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.